माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट समझे थे कि अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, किस तरीके से अकाउंटिंग को यूज़ किया जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पर पोस्ट कर दें और उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक करें कि क्या कॉन्सेप्ट होते हैं अकाउंटिंग के अंदर। उसके बाद आज हम स्टडी करेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। The 14 principles of accounting are the key guidelines that ensure accurate and consistency financial reportings. They are used to establish the accounting system and ensure that transactions are recorded and reported in a standard way. These principles also provide a clear framework for accountants to follow. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से आपको ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, ट्रांजेक्शन किस तरीके से रिकॉर्ड होंगी, किस तरीके से रिपोर्ट होंगी, कौन सा स्टैंडर्ड वे है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का। वो चीज़ हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताते हैं कि भाई किस तरीके से अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाएगा। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल सबसे पहला है हमारा रेगुलेटरी प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट अकाउंटेंट मस्ट अडहर टू एस्टेब्लिशिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हेन रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। दिस एंश्योर कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अक्रॉस डिफरेंट पीरियड्स। देखो, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ज़रूरी है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते वक्त। अगर रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होंगे तो फिर अकाउंट्स भी गलत होंगे, और प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा तो फिर अकाउंट्स मायने नहीं करेंगे, है ना। ये जो रूल्स रेगुलेशंस है, गाइडलाइंस है, ये आप लोग कॉन्सेप्ट में समझेंगे। जो हमने पिछले वीडियो में किया है कवर, उसमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट में हर चीज़ समझ में आई है कि अकाउंट्स में हमें क्या चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, क्या चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करनी है। तो रेगुलेटरी प्रिंसिपल हमें बताता है कि जो एस्टेब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन किए गए हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए, उसके अकॉर्डिंगली हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जिस बच्चे ने 11th-12th में कॉमर्स ले रखे उसके लिए CA फाउंडेशन थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे 11th-12th में हमने यही बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है, यही फाउंडेशन के अंदर है, बट थोड़ा सा ब्रॉड करके थोड़ा सा डीप में है। बट यही चीज़ें जिसके पास 11th-12th में कॉमर्स थे उसके लिए थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा इस चीज़ का, लेकिन टेंशन मतलब जिसके पास नहीं थी उनको समझ में आ जाएगा, समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो रेगुलेटरी प्रिंसिपल गैप, फॉलोइंग गैप व्हेन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जा रहा है तो जनरल एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए उनको फॉलो किया जाए, उसके अकॉर्डिंगली अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाए। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल्स। वंस एन अकाउंटिंग मेथड इज चूजन इट शुड बी यूज कंसिस्टेंटली इन फर्दर अकाउंटिंग पीरियड अनलेस अ वैलिड रीजन फॉर चेंजिंग इट एग्जिस्ट। दिस एंश्योर कंपेटेबिलिटी अक्रॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बार एक मेथड को चूज़ कर लिया है कि भाई ये हमारा मेथड है, ये हमें करना है, तो उसके बाद जब तक कोई वैलिड रीज़न नहीं होता है उस मेथड को चेंज करने का, तब तक वो मेथड चेंज नहीं करना है। इससे कंपेटेबिलिटी बनी रहेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। आप चीज़ों को कंपेयर बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि सेम मेथड से आपने सेम चीज़ की है ना। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, और इसका एग्जांपल भी आपके पास मिलेगा आपको। अब जैसे आप लोग किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, हम CA की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब हम CA की तैयारी कर रहे हैं तो जब तक हमें एक वैलिड रीज़न नहीं मिल जाता है CA की तैयारी को छोड़ने का, तब तक हम उस तैयारी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। क्योंकि फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पहले वाले साल में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दूसरे में होगा, तीसरे में होगा, सेम हम उस जो मेथड हमने चूज़ किया उसके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, है ना। तो कंपेयर करेंगे चीज़ों को कि इसमें क्या दिक्कत रही है जो हम आगे वाले आने वाले चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूजिंग द सेम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर अनलेस अ चेंजिंग इज़ वारंटेड। जैसे जो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, पहले ही बताती हूँ मैं आपको। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, जैसे हमारी बिल्डिंग है, मशीनरी है, जो एसेट्स होती हैं फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, तो इनकी वैल्यू आपने देखा होगा, आपके पास अगर कोई भी मशीनरी है उसकी वैल्यू हर साल डाउन होती जाती है। तो जो डाउन होने से उसकी वैल्यू बनती है, जैसे हर साल कोई मशीनरी है वो 2 लाख की हमने परचेज़ की है, तो हम उसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत से मेथड्स का यूज़ करते हैं। डेप्रिसिएशन का 2-3 मेथड होते हैं। तो जब उनके अगर हम एक सेम मेथड यूज़ करेंगे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का, जब तक उसकी वारंटी चेंज नहीं हो जाती है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे हर चीज़ को कि भाई हर साल इतनी इतनी वैल्यू घटी है। ठीक है। तो वो चीज़ होती है कि
डेप्रिसिएशन आपको समझ में आ गया, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो हर साल जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होती जाती है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और उसके अंदर जो मेथड यूज़ किया जाता है, अगर वो हम सेम यूज़ करें तो हम उन चीज़ों को ईजिली कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है, जब तक उसकी वारंटी ख़त्म नहीं हो जाती है। Scientific principles, accountants must provide a true and accurate depictions of a company's financial situation, showing honest in the reporting of financial transaction. अकाउंटेंट्स को बिल्कुल जो ट्रू एंड फेयर कंडीशन उनकी चल रही है कंपनी की, वही ट्रांजेक्शन्स शो करनी चाहिए होनेस्टली, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनको पता चले कि भाई आपकी कंडीशन क्या चल रही है। तो प्रिंसिपल है ये कि ट्रू एंड फेयर एक्यूरेट कंडीशन शो की जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की। फॉर एग्जांपल अवॉइडिंग स्पेसिफिकेशंस और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा। हम कोई भी फाइनेंशियल डाटा को गलत रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, उसके लिए हम अपने जो फाइनेंशियल डाटा उसको गलत शो करते हैं कि भाई हमारी कंडीशन तो बहुत अच्छी चल रही है, तो ऐसी कोई स्टेटमेंट हम शो नहीं करेंगे। Premises of method principle. These principles suggest that companies should use a consistent accounting method over time, as changing could confuse shareholders. It promotes stability and compatibility in financial report. जो प्रिंसिपल है ये सजेस्ट करता है कि कंपनी कंसिस्टेंट अकाउंटिंग मेथड का यूज़ करेगी पूरे टाइम के अंदर, ताकि शेयर होल्डर कन्फ्यूज़ ना हो कि भाई कभी आप कोई मेथड का यूज़ कर रहे हो, कभी कोई मेथड का यूज़ कर रहे हो। जैसे ऐसा होता है ना कि अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो बार बार आपके टीचर चेंज होते हैं, तो बच्चा एक टीचर से फ्रेंडली होता है, उस फ्रेंडली होने तक दूसरा टीचर चेंज हो जाता है, तो फिर वो चीज़ें क्या होंगी, वो अच्छे से कंपेयर नहीं हो पाएंगी, अच्छे से समझ में नहीं आएंगे आप लोगों को। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होता है कि अब फाइनेंशियल रिपोर्ट को कंपेयर किस तरीके से करेंगे, अगर आप सेम मेथड का या सेम प्रिंसिपल्स का यूज़ ही नहीं कर रहे हो, सेम चीज़ें फॉलो ही नहीं कर रहे हो, तो वो शेयर होल्डर्स कन्फ्यूज हो जाएंगे। एग्जाम्पल, कंटिन्यूइंग यूज अ सिंगल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन फॉर ऑल फिक्स्ड एसेट्स। जो सिंगल मेथड का हम यूज़ करें कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन हर एक फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, मतलब जितनी भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनके ऊपर एक ही सिंगल मेथड का हम यूज़ करें। नॉन कंपनसेशन प्रिंसिपल्स, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन शुड बी रिपोर्टेड विदाउट कंपनसेटिंग एनी लॉसेज with gains और वाइस वर्सा। दिस प्रिंसिपल एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द रिपोर्टिंग। अब वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, वाइस वर्सा का मतलब होता है इसी का उल्टा। इट मीन्स जो सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं वो रिपोर्ट की जाएंगी विदाउट कंपनसेटिंग एनी लॉस और गेन। कोई भी लॉस और गेन को देखे बिना सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड की जाएंगी, उसी तरीके से कोई गेन और लॉस को देखे बिना सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड की जाएगा। वाइस वर्सा का मतलब होता है उसी का उल्टा, ठीक है। दिस प्रिंसिपल एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द रिपोर्टिंग। ये जो प्रिंसिपल्स है ट्रांसपेरेंसी को शो करते हैं रिपोर्ट के अंदर। एग्जांपल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिपोर्टेड सेपरेटली विदाउट नेटिंग ऑफ। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे सेपरेटली रिपोर्ट किए जाएंगे बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी नेटिंग ऑफ के। नेटिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, बिना कोई कॉस्ट को डिडक्ट किए हुए, मतलब बिना कुछ काटे, बिना जो ट्रांजेक्शन उनको कम किए हुए हम पूरी सही तरीके से हमारे रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को शो करेंगे। नेक्स्ट है प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल्स रिकमेंड्स दैट अकाउंटेंट शुड नॉट ओवरसाइट इनकम और एसेट्स और अंडरस्टेट लायबिलिटीज व्हेन इन डाउट। कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स शुड बी यूज्ड टू अवॉइड मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब कि कोई भी डाउटफुल जो भी चीज़ें हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जो मतलब हमारी इनकम और एसेट स्टेटमेंट के अंदर हम ओवरसाइट नहीं लिखेंगे, ना अंडरसाइट लायबिलिटी लिखेंगे, मतलब ना तो कोई चीज़ हम ज़्यादा लिखेंगे ना कोई चीज़ हम कम लिखेंगे। ये नहीं कि भाई हम अपना मतलब टैक्स से बचने के लिए कोई चीज़ कम दिखा दें या कोई ज़्यादा दिखा दे, भाई हमारे खर्चे ज़्यादा हुए, लायबिलिटी ज़्यादा दिखा दे, तो ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रिकॉर्डिंग एनी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट टू अकाउंट फॉर पोटेंशियल नॉन रिसेबल्स। कोई भी रिकॉर्ड करें, हम अलाउ करें डाउटफुल डेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए और पोटेंशियल नॉन रिसेबल्स। देन कंटिन्यूटी प्रिंसिपल्स। दिस प्रिंसिपल्स assumes that a company will continue its operations identically unless there is an evidence suggestion otherwise. These assumptions allow the business to record its assets at a cost rather than liquidation value. देखो इसका मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं हम। रिकॉर्डिंग एसेट्स एट हिस्टोरिकल कॉस्ट अंडर द अजम्पशन दैट द कंपनी विल कंटिन्यू ऑपरेशंस। मतलब कि चीज़ें कंटिन्यू चलती रहेंगी। इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होगा
कि कंपनी अज्यूम करके चलेगी जो ऑपरेशंस हैं वो हमारे कंटिन्यू चलते रहेंगे, और जो डाटा है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर ही रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब जिस कॉस्ट के ऊपर आपने अपने एसेट्स को परचेज़ किया है उसी कॉस्ट को हम रिकॉर्ड करेंगे, ना कि जो करंट मार्केट वैल्यू चल रही है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ये सब चीज़ें हमने अपने कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत डिटेल में समझी हैं। पीरियोडिक principles, the principle states that financial report should be prepared for the specific period such as monthly, quarterly or annually for a consistent basis of comparisons. कंपेयर करने के लिए पीरियोडिक पीरियड के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक पीरियड्स। मतलब मंथली, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है हर 4 महीने में, और एनुअली मतलब हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ताकि कंपैरिजन अच्छे से हो पाए। फॉर एग्जांपल प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट ऑन अ मंथली बेसिस टू ट्रेस परफॉर्मेंस। हम इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करें या फिर कैश का इनफ्लो आउटफ्लो देखने के लिए हम प्रिपेयर करें, ताकि हम अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख सकें, हमें देख सकें हमारी जो कंपनी है प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स ऑल मटेरियल एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी कंपनीज A company's financial performance and position must be disclosed in the financial statement, including in the footnotes to provide full transparency to users. देखो फुल डिस्क्लोजर जो होता है कंपनी के अंदर, जो भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, पोजीशन है, वो सारी चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज की जाएंगी। अगर आप लोगों ने अकाउंट्स अभी तक, जैसे जो लोग 11th-12th में उन्होंने तो अकाउंट्स बनाए हैं, जिनके पास कॉमर्स थी, जिनके पास नहीं थी उन्होंने अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं, लेकिन जिनके पास थी उनको ये चीज़ पता होगी अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद जो फुट नोट बनाया जाता है। फुट नोट क्या होता है, जैसे जो इनकम स्टेटमेंट आपने प्रिपेयर की, कोई अकाउंट आपने प्रिपेयर किया, उसके बाद कोई अगर जो भी ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड की हैं और उसके अंदर कोई चीज़ रह गई है, वो फुट नोट के अंदर लिखी जाती है कि भाई ये ट्रांजेक्शन कहाँ से आई, वो चीज़ आप वहाँ लिखते हैं। तो फुट नोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उससे क्या होता है पूरी ट्रांसपेरेंसी शो होती है कि हर एक चीज़ की, हर ट्रांजेक्शन की, कि ये ट्रांजेक्शन आप कहाँ से लेके आए, कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, कितना क्या चीज़ हुई है, कितने बैड डेट्स आए हैं, वो सब चीज़ें फुट नोट्स के अंदर राइट डाउन की जाती है। फुट नोट ज़रूरी होता है, उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं बट मार्क्स कार्ड ज़रूर लिए जाते हैं अगर फुट नोट नहीं बनाया जाता है। तो एग्जाम्पल डिस्क्लोजिंग पेंडिंग lawsuits और रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन इन द फुटनोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि कोई पेंडिंग में लॉसूट बचा हुआ है या फिर रेगुलेटरी कोई इन्वेस्टिगेशंस बची हुई है, वो आप फुटनोट में लिखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कि ये चीज़ें हमारी बची हुई हैं, वो चीज़ आप डिस्क्लोज करोगे। नेक्स्ट है materiality principles. These principles allows companies to disregards minor details that do not significantly affect the financial transaction, therefore simplifying the accounting process. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी मे नॉट रिकॉर्ड माइनर ऑफिस सप्लाइज एज एसेट्स बट इनसाइड एक्सपेंसेस दैम इमिडिएटली। देखो कोई भी माइनर सी डिटेल है वो सिग्निफिकेंटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो में शो नहीं की जाएंगी। अब कोई छोटी सी चीज़ मंगवाई है आपने, ऑफिस के अंदर कोई छोटा सा खर्चा हुआ है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं किया जाएगा, बट वो जो एक्सपेंसेस आप रिकॉर्ड करोगे, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट प्रिपेयर करोगे, उसमें तो वो शो किया जाएगा ना, उससे ऐड होके वो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ऐड किया जाएगा। मतलब जो छोटा बहुत मटेरियल मंगवाया जाता है, स्टेशनरी मंगवाई जाती है, वो चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डायरेक्टली नहीं लेके आई जाती हैं, वो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस से होके उनमें ऐड होके उसके बाद उसके अंदर आती हैं। मैचिंग प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल रिक्वायर दैट एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेम period as revenue. They help generate ensuring that the net income और profit is accurately reflected. ये जो प्रिंसिपल है ये हमें बताता है कि जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सेम पीरियड हो रेवेन्यू का, ताकि हम रेवेन्यू को जनरेट कर सकें और हमारी नेट इनकम को बता सकें। देन एग्जाम्पल, इफ़ ए कंपनी इंक्वायरी एक्सपेंसेस फॉर एडवर्टाइजिंग इन जनवरी टू प्रमोट अ प्रोडक्ट, those expenses should be matched with the revenue generated from the sale in the January. इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम कोई भी खर्चा कर रहे हैं, जैसे अभी कोई प्रोडक्ट नया लेके आ रहे हैं, उसके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं जनवरी के अंदर, तो जो जनवरी के अंदर हमारी सेल हुई है, जो रेवेन्यू हमारा जनरेट हुआ है उससे, वो उसके साथ हम मैच करेंगे। भाई हमने उसके ऊपर कितना खर्चा लगाया है और उस खर्चे से हमें कितना फ़ायदा हुआ है। अब आप एडवर्टाइजमेंट करोगे, पैसा लगाओगे तो उस पैसे से हमें रिटर्न कितना मिला है, कितनी सेल हमारी हुई, उसको देखने के लिए, ताकि पता चले कि हमने एडवर्टाइजमेंट करवा तो दी, उसका हमें कुछ फ़ायदा भी हुआ है या नहीं हुआ है
है ना। आप देखो तो गी कि भाई अगर हम कोई नई चीज़ कर रहे हैं तो उसके हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज़ अर्नड regardless of when payment is received. This principle ensure that income is recorded when a transaction occurs. इसका मतलब क्या होता है कि अब पेमेंट आई नहीं आई, पेमेंट कब आई, वो चीज़ मैटर नहीं करेगी। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन तब होगा जब आपने ट्रांजेक्शन की है। इसका मतलब जब आप सामान को दे रहे हो, चाहे क्रेडिट पे दे रहे हो चाहे कैश में दे रहे हो, जब भी सामान जाएगा उसी टाइम पे उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके पैसे आए हैं, कब आए हैं, वो ट्रांजेक्शन बाद में देखी जाएगी, बाद में रिकॉर्ड होती है। हर एक ट्रांजेक्शन को 2 बार रिकॉर्ड किया जाता है, एक बार डेबिट साइड, एक बार क्रेडिट साइड, ठीक है। तो 2 बार ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड कब किया जाएगा, जब ट्रांजेक्शन हमारी होगी। जिस टाइम पे ट्रांजेक्शन होगी, जिस टाइम पे सामान जाएगा, उसी टाइम पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। एग्जांपल, अ कंपनी रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन अ सर्विस इज रेंडर्ड इफ़ द पेमेंट इज़ रिसीव्ड लेटर। एक चीज़ बताओ, आपने सर्विसेज दी हैं, अब सर्विस आपने दे दी हैं और सर्विस देने के अगले ने पैसे नहीं दिए, पेमेंट नहीं दी, क्रेडिट में आपने सर्विसेज दे दी हैं, तो आप कब रिकॉर्ड करोगे? जब वो पेमेंट देगा तब रिकॉर्ड करोगे। अगर आप पेमेंट देगा तब रिकॉर्ड करोगे तो कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ के पैसे आए हैं? इंसान भूल सकता है, हम आदमी हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमें हर चीज़ याद रहेगी। तो वो चीज़ होती है कि सर्विस आपने जब दी है उसी टाइम पे आप उनको रिकॉर्ड करोगे। पैसा आया कब आया डजेंट मैटर, वो उसके बाद की बात है। पहले जब आप सर्विसेज दे रहे हो उसी टाइम पे आप उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे। Economic entity principle. The economic entity principle states that a business is separate entity from its owner and the business transaction should be recorded separately from the personal transactions. इकोनॉमिक एंटिटी सिस्टम के अंदर क्या है कि बिजनेस अलग चीज़ है, ओनर अलग चीज़ है। ओनर के जो खर्चे हैं वो अलग चीज़ में लिखे जाएंगे, ओनर की ट्रांजैक्शंस अलग से रिकॉर्ड होंगी। बिजनेस और जो ओनर है वो सेपरेट एंटिटीज़ हैं, अलग अलग इंसान हैं। ओनर अलग होगा, बिजनेस अलग होगा, ठीक है। इट मीन्स जैसे जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं वो ड्राइंग में जाते हैं। अगर कोई भी ओनर अपने खर्चे के लिए कोई पैसा निकालता है तो वो चीज़ें किस चीज़ में रिकॉर्ड की जाती हैं, उसकी रिकॉर्डिंग होती है ड्राइंग्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, इफ़ एन ओनर विड्रॉ मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एज अ बिजनेस एक्सपेंसेस। अगर कोई ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है तो वो बिजनेस एक्सपेंसेस के अंदर नहीं जाएंगी, है ना, वो ड्राइंग्स के अंदर पैसा जाता है। ये चीज़ें आपको आगे समझ में आएंगी, आगे आपको देखने को मिलेंगी। बट आप इतना समझ लो कि अगर कोई ओनर पैसा निकालता है बिजनेस के अंदर से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस के लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो चीज़ें बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। बट नॉट लीस्ट है हमारा कॉस्ट प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल्स असर्ट दैट एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट, नॉट देयर करंट मार्केट वैल्यू। दिस एंश्योर रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एसेट्स जो है वो जिस टाइम पे आपने परचेज़ किए, जिस प्राइस पे आपने परचेज़ किए है उसी प्राइस पे उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि जो उनकी करंट मार्केट वैल्यू चल रही है उसके अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी परचेजेस अ पीस ऑफ लैंड फॉर 10 lakhs. It should be recorded at the cost even if the market value of the land increase or decrease over time. देखो, अगर आपने कोई भी लैंड खरीदा है, 10 लाख रुपए का आपने ज़मीन खरीद ली है, वो ज़मीन आप 10 लाख की ही लिखोगे, चाहे उसकी करंट वैल्यू 20 लाख हो, चाहे उसकी करंट वैल्यू 7 लाख हो, इट डजेंट मैटर। आपने उसके 10 लाख दिए हैं तो आप उसको 10 लाख ही रिकॉर्ड करोगे। उसकी वैल्यू ज़्यादा चल रही है, कम चल रही है, वो उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने 14 प्रिंसिपल समझे हैं अकाउंटिंग के। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो। मेरी तरफ से तो सारी चीज़ें क्लियर हैं, फिर भी कुछ पूछना है तो पूछ लेना। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपको और किसी चीज़ की वीडियोज़ मिलेंगी, एजुकेशन वीडियोज़ ही मिलेंगी, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए, आप लोग का फ़ायदा हो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।